तो अभी आपको जैसे हम बता रहे हैं कि लगातार जो है अभी वोट परसेंटेज अभी हमने आपको बताया 1 बजे तक का कि किस 1 बजे तक वोटिंग परसेंटेज कितना था। नवादा में 27.23%, जमुई में 34.05%, औरंगाबाद में 29.60%, गया में 30.90%, इस तरह वोटिंग परसेंटेज अभी हमने आपको बताया। और वहीं आपको बता दें कि जो मतदाता है, मतदाताओं के बीच में वो उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है। जैसा कि हमारे संवाददाता भी बता रहे थे कि वो उत्साह, जो एक उत्साह होता है, वो उत्साह मतदाताओं के बीच में देखने को नहीं मिला। कई निर्वाचन अधिकारी हैं जो उनसे भी बात की गई। हमारे जब संवाददाता ने बात किया, उन्होंने भी कहा कि भाई हम लोग भी पूरी पैनी नज़र बनाए हुए हैं। जहां पर जो भी गड़बड़ी हो रही है, जैसे ईवीएम मशीन में कहीं गड़बड़ी आ रही है तो उसको तुरंत जो है वो भी सही करवाया जा रहा है। और जो लाइन है, जो लाइन एक पहले देखने को मिलती थी, वो लाइन देखने को नहीं मिल रही है। हो सकता है गर्मी है, इस वजह से लोग बच रहे हैं और शाम होते होते एक बार फिर से मतदान केंद्र में मतदाताओं की लाइन लग सकती है। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ आनंद पाठक जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। हमारे साथ पूजा सिंह जुड़ चुकी है, हम प्रवक्ता है। नितिन भारती जी जुड़ चुके हैं, जो कि RLJD प्रवक्ता है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। बात कर ले आनंद पाठक जी, पहले रुक आप ही का कर लेते हैं। आनंद पाठक जी, एक जो अभी हमारे संवाददाता बता रहे थे, वो हर पोलिंग बूथ पर जा रहे हैं, लोग देख रहे हैं, तो एक उत्साह जो मतदाताओं के बीच में होना चाहिए लोकसभा चुनाव को लेकर, इस बार वो उत्साह नहीं देखने को मिल रहा है। एक जोश जो देखने को मिलता था, वो जोश देखने को नहीं मिल रहा है। आखिर कहाँ चूक हो रही है और ऐसा क्यों हो रहा है? तो मौसम जो है वो भी काफ़ी आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं क्या टेम्परेचर है। और दूसरा क्या है कि अभी सुबह में जैसे वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छा रहा, दोपहर में थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन ये शाम तक निश्चित रूप से अभी 2-3 बजे के बाद से लास्ट के 2-3 घंटे ये काफ़ी अच्छा रहेगा। इसलिए आप जैसा आपने बताया कि 30% मतदान हुआ है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये 50 के ऊपर जरूर जाएगा। 50-55 तक जाना चाहिए शाम तक। 50-55 तक जाना चाहिए। गर्मी हो, हाँ बिल्कुल। लेकिन इस बार एक चीज़ और भी है, इस बार ये भी याद रखिए कि इस बार जो मतदाता है काफ़ी जागरूक हैं और जो भी वोट करने पहुंच रहे हैं, बहुत सोच समझ कर वोट कर रहे हैं। विकास को लेकर वोट किया जा रहा है। महिलाएं कह रही हैं जो हमारा किचन सस्ता करेगा उनको वोट किया जाएगा। तो मतदाता बहुत जागरूक है और किचन तो ऐसे में महंगा हुआ है। पाठक जी, देखिए महंगाई कोई मुद्दा अभी है ही नहीं। कह रहे हैं आप किचन महंगा हुआ है, लेकिन आप पिछले 10 सालों में अगर आप उसको एनालिसिस करेंगे तो आज के समय में पिछले 10 सालों से जो स्थिरता बनी हुई है, इतने दिनों तक महंगाई जो है, चावल, गेहूं, ये सारी चीज़ों को आप देखिए, जो मुख्य खाद्य पदार्थ हैं उनमें अभी कोई बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। पेट्रोल भी अपने स्थिर है, अपनी जगह पे है। तो महंगाई का जो मुख्य कारण होता है वो तो बिल्कुल कहीं दिख नहीं रहा है। बाकी किचन की जो बात है, तो अब सब्जियों को लोग बात करते हैं, तो सब्जियां मौसम के मुताबिक होती हैं और सब्जियां कभी कम हो जाती हैं, कभी ज़्यादा होती हैं, तो उसको आप उसमें नहीं जोड़ सकते। तेल 100 कभी एक बार 200 के पार हो गया था सरसों खाद्य तेल, लेकिन वो अभी 100-125 के बीच में ही है। तो महंगाई की तो हमारे समझ से कोई मुद्दा है नहीं, किसी भी तरह का कहीं महंगाई का कोई बात तो है नहीं। अब कौन सी महिलाएं हैं वो और कहाँ कह रही हैं कि किचन महंगा हुआ है। हर दल के अपने समर्थक होते हैं, वोटर होते हैं, तो जो उसी दल के समर्थक और वोटर होंगे जिनको महंगाई लग रही होगी, अन्यथा महंगाई कोई विषय नहीं है इस बार के चुनाव में। इस बार का चुनाव बिल्कुल विकास, जो आपने कहा है, विकास के मुद्दे पे अगर हो रहा है तो निश्चित रूप से विकास में हमारी जो भूमिका रही है वो कहीं पीछे नहीं रही है। पूरे देश की जनता देख रही है और उसको अनुसार उसको वो लेकर के आगे बढ़ रही है। पूजा जी भी जुड़ी हुई हैं। पूजा जी, आप भी एक महिला हैं। जैसा कि पाठक जी ने कहा कि भाई महंगाई एक मुद्दा नहीं है, ठीक है, आप लोग एक दल के हैं और आप लोग एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि महंगाई मुद्दा बन नहीं पा रहा है। बात ये है, महंगाई एक मुद्दा है लेकिन महंगाई मुद्दा बन नहीं पा रहा है। अभी बात की उन्होंने कि तेल की बात की, उन्होंने डीजल पेट्रोल की बात की, स्थिरता है,
लेकिन अभी यही इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा तो देखेंगे कितनी स्थिरता है। फिलहाल 100 पार चला गया था, अभी भी 97, 98 कहीं पर 100 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है पेट्रोल डीजल। अब बात की जाए अभी तेल की बात की जाए, घर में हम जो तेल सरसों का तेल यूज़ करते हैं 160 170 है सर, अभी भी है मैडम, आप भी जान नहीं है। बात की जाए सिलेंडर की तो सिलेंडर भी महंगा है। तो किचन तो ऐसे ही महंगा होता है ना। और छोटे छोटे खाद्य सामग्री की बात कर ले हम, जीरे की बात कर ले हम, मसालों की बात कर ले हम, पहले और अब में काफ़ी अंतर आया है, ये भी तो देखना पड़ेगा ना पूजा जी। पूजा जी आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल जी। सबसे पहले तो आपको नमस्कार। और आपको अगर कह दूं, बता दूं कि महंगाई की बात कर रहे हैं तो महंगाई अभी चुनाव में कुछ तो महंगाई का बात लेकर के मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ बढ़ा चढ़ा कर बोला जा रहा है। अगर महिलाओं की बात की जाए तो महिला होने के नाते हम ये भी देखते हैं कि हर एक गांव, हर एक घर उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर भी पहुंचाया जा रहा है। अगर महंगाई की बात की जाए तो आज ये भी देखने की बात है कि हर घर में अनाज भी मुफ्त दिया जा रहा है। तो महंगाई, हमें लगता है कि ऐसा कुछ नहीं कि महंगाई है, बस एक बोले तो इसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है महंगाई। अब महंगाई के अलावा जो काम किया गया उस पर क्यों नहीं देखा जा रहा है? आपको आयुष्मान कार्ड भी बनाया है जिसके तहत 5 लाख का दिया जा रहा है कि आप इलाज करवा सकते हैं। जो गरीब गुरुआ थे बेचारे, वो इलाज तो दूर की बात है, डॉक्टर के बाहर, मतलब हॉस्पिटल के बाहर ही खड़े रहते थे और वो अपनी दम तोड़ देते थे। तो ये इन सारी चीजों को भी देखना चाहिए ना। बट इन सारी चीजों को हटाकर सिर्फ महंगाई का गीत गा, ये तो गलत है ना। महंगाई कहाँ है? हम कहते हैं कि जिस तरह से जनरेशन बढ़ रही है तो उस तरह से खपत बढ़ रही है, उसके अनुसार अगर हम देखते हैं तो हमें नहीं लगता कि कोई महंगाई है। और हम भी कैंपेन किए हैं और उस कैंपेन के तहत महिलाओं की जो खुशी और उत्साह हमने देखा है कैंपेन के तहत कि महिलाएं बहुत खुश हैं, बिल्कुल खुश है। वो कहती हैं कि हमारा घर भी हमें बन रहा है। जब हम शौचालय के लिए बाहर खुले में जाते थे हम सेफ महसूस नहीं करते थे, हमें वो तक मिला, शौचालय तक मिला, हमें घर पक्का मिल रहा है। हमें आयुष्मान कार्ड के तहत हमें किसी भी तरह का कोई भी तकलीफ होती है, बीमारियां होती है, उसकी हमें इलाज मिल रही है। उज्ज्वला योजना के तहत हमें सिलेंडर मिल रहा है, जो कि हम चूल्हा फूकते थे और उस चूल्हे के कारण पता नहीं हमें कितनी अस्थमा और पता नहीं क्या क्या बीमारियां होती थी। तो हर चीज का निजात वो खुद बता रही है और वो खुद खुश है। और आज अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं देखिए ये अफवाह फैलाने में किसी विपक्षियों का चाल हो सकता है और कहीं कुछ नहीं है। हम महिला होने के नाते और महिलाओं से मिली भी हूँ तो उसके नाते कह सकते हो कि कहीं कोई महंगाई की बात ही नहीं है। आप कह रही महिलाओं से मिली हैं, आप उज्ज्वला योजना का नाम लिया आपने। अच्छा ये बताइए उज्ज्वला योजना में कितने सिलेंडर दिए जाते हैं महिलाओं को? एक घर में कितने सिलेंडर? देखिए एक घर में एक सिलेंडर दिए जाते हैं। मेरे ख्याल से जहां तक मैं जानकारी लेती हूँ कि एक घर में जो है 1.5 महीने तक का खपत होता है उनका सिलेंडर। हमने पूछा भी था इस बात पे भी, क्योंकि हमें पता है कि मीडिया वाले और भी लोग इस बात पे उठाएंगे सवाल, मुझे मालूम था। तो हमने जब बात की 1.5 महीने हमारे एक सिलेंडर चल जाती है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उन्हें सिलेंडर मिलती हैं और वो इस बात को एक्सेप्ट करती हैं। हमारे पास कुछ वीडियोज भी थे, क्योंकि मैं कैंपेन कर रही थी, जब उनसे बातें कर रही थी तो उसकी वीडियोज भी हमारे पास थी। हालांकि अभी ढूंढना थोड़ा मुश्किल होगा, तो मैं किसी बात को लेकर ठोक बजा के बोल रही हूँ, ना कि टीवी स्क्रीन पे मैं बोल रही हूँ। और ये महिलाओं से आप एक बार फील्ड में उतर के पूछिए, वो खुद जवाब देंगी। नहीं, क्या जवाब देंगे कि 1.5 महीने तक तो चलता है, 1.5 महीने के बाद क्या? बस वो जैसे ही नंबर लगाती हैं उनको मिल जाता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मिल जाता है वो जो सिलेंडर, वो जो नहीं, वो पहले वो सिलेंडर जो मिल जाता है उन्हें, वो फ्री में मिलता है या फिर पैसा देती है? नहीं, वो मेरे ख्याल से फ्री ही है। 100 या 200 का ऐसे कुछ ये था, तो बोलती वो हमारे अकाउंट में आ जाता है, उनका रिफंड आ जाता है अकाउंट में। तो ये सारी बातें हैं, जो सिलेंडर का कुछ चार्ज लगता है वो उनके अकाउंट में रिफंड आता है, वो उनका अकाउंट कनेक्टेड है। अभी सिलेंडर का दाम सस्ता किया गया था, तो उज्ज्वला योजना के तहत भी सिलेंडर के 200 रुपये दाम सस्ते किए गए थे भाई। जो गैस हम लोग 1100 में खरीद, सुनिए ना, जो 1100 में खरीदते थे, जब हम लोग को सस्ता किया गया तो हम लोग को अब वो 950 पड़ता है। अब ऐसे में जो उज्ज्वला योजना के तहत जाएंगे आप 200 और सस्ता कर दीजिए, उनको तो पड़ेगा, मान लीजिए 600 में पड़ गया, तब भी तो पैसा दे कर ले रही है ना सिलेंडर। एक बार आपने सिलेंडर दे दिया, उसके बाद आप उसको गीत गाते रहेंगे, ये भी तो ठीक नहीं है ना। ये इसको भी तो समझना पड़ेगा ना, पैसा तो दे कर ही ले रहे और किसके, और गरीब महिलाओं को दिया गया है। अब इसको समझिए, गरीब महिलाओं को दिया गया है,
तो यानी कि वो गरीब है, अब वो 600 रुपया कहाँ से लाएंगी? पूजा जी। जी देखिए, अब ये अगर आप इस तरह से अगर ये बातें पूछ रहे हैं तो अब इसमें आपको एक ही जवाब देना चाहेंगे कि हमने कहा जनरेशन, जिस तरह से जनरेशन बढ़ रही है तो उस तरह से खपत भी बढ़ रहा है। तो जाहिर सी बात है, हमारे माननीय मोदी जी ये भी कहते कि किसानों को लेकर आगे बढ़ाया जाए ताकि वो कम ये में ज़्यादा खेती कर सके। तो उससे कहीं ना कहीं जो घर की राशन है या जो भी ये है उसमें जो महंगाई है उसमें घटाव होगा, सस्ती की जाएगी। तो ऐसा नहीं कि ये अचानक हो जाए। जब आज मतलब किसी भी चीज़ को लेकर बढ़ावा जब आ रहा है तो हर चीज़ के लिए काम किया जा रहा है फील्ड में। अब बात हम सिलेंडर की कर देते हैं तो हम आपको एक बात और बता दें कि मुझे याद है आज से 3-4 महीना पहले जब मैंने सिलेंडर बुक की थी उस टाइम की बात है, तो मेरे ख्याल से 1000 का था, जिसमें हमारे अकाउंट में भी कुछ सब्सिडी आती थी वापस। तो हम कहते हैं कि वो दिखावे के लिए दे रहे हैं और उसकी सब्सिडी हमें लौट के आ रही है। तो हम आपको कहना चाहते हैं कि कहाँ महंगाई है। सब्सिडी आपको मिलती है क्या सिलेंडर पर? नितिन भारती जी सब्सिडी आपको मिलती है क्या सिलेंडर पर? महंगाई की अभी देखिए यहाँ पर इसलिए महंगाई क्योंकि कुछ लोगों ने महंगाई का मुद्दा उठाया है, इस बात को समझना पड़ेगा। सरकार किसकी आती है, क्या आता है, वो तो एक अलग बात है, लेकिन महंगाई का मुद्दा उठा है और मुद्दा उठा है तो क्या अब इसमें आप बताइए आपको सब्सिडी मिलती है क्या? पहले सब्सिडी की बात होती थी, सब्सिडी आपके अकाउंट में आएगी, फिर सब्सिडी ख़त्म कर दी गई, फिर सिलेंडर महंगा हो गया, फिर चुनाव आया, सिलेंडर सस्ता हो गया, चुनावी सिलेंडर सस्ता हो गया। और अब कहा, अब उज्ज्वला योजना की बात की जाती है तो महिलाओं को अब उज्ज्वला योजना के तहत अगर सिलेंडर दिया जा रहा है तो फिर उस हिसाब से फिर उनके साथ होना चाहिए कि भैया ठीक है हर 2 महीने में आपको एक सिलेंडर हम देंगे, मुफ्त देंगे, तब तो आप कुछ कर रहे हैं गरीबों के लिए। देखिए एक बात मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि महंगाई जो है वो एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। जिसकी जेब में पैसा है उसके लिए महंगाई नहीं है, लेकिन जिसकी जेब में पैसा नहीं है उसके लिए महंगाई है, आज भी महंगाई है। तो यदि हम एक यह कह दें कि हम इस समस्या को हमने सिरे से बिल्कुल खत्म कर दिया है तो यह सच्चाई से भागने वाली बात है। बढ़िया मेरा यह मानना है कि सरकार ने वो तमाम प्रयास किए हैं जो इस दूरी को, इस खाई को कम करने की कोशिश की जाए। आज देखिए विपक्ष के जितने लोग हैं वो सवाल उठाते हैं राशन को लेकर, लेकिन मैं आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि गरीबी रेखा से बाहर आने वाले उन तमाम परिवारों को फिर से उसी स्थिति में वो लोग न पहुंच जाएं, वो सहारा देने के लिए ये अन्न योजना लाई गई। ठीक उसी तरह से जो आपने सिलेंडर की चर्चा की, निश्चित रूप से जो सब्सिडी दी जा रही है, सब्सिडी के अतिरिक्त भी उनकी जरूरत होगी, लेकिन उस हद तक जो सपोर्ट सरकार दे सकती है। आप जानते हैं ये देश बहुत बड़ा है, संसाधनों पर सबका हक होना चाहिए और केवल फ्रीबीज से भी काम नहीं चलेगा। तो सरकार ने एक बीच का रास्ता अपनाया कि लोग जो सक्षम नहीं हैं अपने खर्च को वहन कर पाने के लिए, उनके लिए सहारा बने। ये कल्याणकारी सरकार की मूलभूत परिभाषा ही यही है, जब आप लोगों के सहारा के रूप में बनकर खड़े होते हैं। तो सरकार उसी रूप में काम करने की कोशिश कर रही है और यही मूलभूत अंतर है पूर्व की सरकारों का और वर्तमान सरकार का। वर्तमान सरकार ने, एनडीए सरकार ने लोगों के साथ कंसर्न अपना रखा है। आप यह देखिए कि आज जिन 4 जगहों पर मतदान हो रहा है, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से गया, नवादा, औरंगाबाद और जमुई की उन तमाम जनता को सलाम करता हूं कि इतनी भीषण गर्मी में भी वो घर से बाहर निकल रहे हैं और बड़ी संख्या में मतदान कर रहे हैं। आप जिस उत्साह की बात कर रहे हैं इसको भी एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट की तरह से देखना चाहिए कि 2019 में इसी समय जो चुनाव हो रहे थे उस समय अब तक किए गए मतदान का प्रतिशत क्या था और अभी का मतदान का प्रतिशत क्या है, तो आपको समझ में आएगा कि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो मैं ये मानता हूँ कि ये जब चुनाव के समाप्ति का समय, जब निर्धारित जो समय है वहाँ तक जब आप मतदान आप देखेंगे तो पूर्व की भांति ही मतदान प्रतिशत आपको दिखेगा। और आज आप ही के चैनल पर मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जो हैं बिहार के, उन्होंने बहुत स्पष्ट आके कहा है कि मतदान प्रतिशत के कम होने की कई तरह की वजह जिसकी वजह भी उन्होंने गिनाई। तो कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है कि जो सरकार का जो काम है वह लोगों के हित में काम करना है
और आज सरकार की तमाम योजनाएं लोगों के हित को प्राथमिकता देते हुए है। और इसीलिए हमारा जो संकल्प पत्र भी है उसमें आपको उसकी झांकी मिलेगी, आपको उस बात का इशारा मिलेगा कि सरकार की प्राथमिकता लोग हैं, जिसको लोगों को सक्षम बनाना सरकार की प्राथमिकता है। जी पाठक जी, लेकिन इस बार जो आपने संकल्प पत्र जारी किया, इस बार बहुत सारी चीज़ों से बच निकले आप लोग। इस बार कोई ये नहीं था कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, क्योंकि मालूम था 2 करोड़ नौकरी तो दे नहीं पाए, अब करेंगे क्या। युवाओं की बात नहीं थी, और कुछ युवा इसको लेकर पूछ भी रहे थे कि हमारी बात कहाँ है, यहाँ पर बताइए संकल्प पत्र में कहाँ है, नौकरियों की बात कहाँ है। या तो आप लोग भूल गए, या तो फिर आप लोग ये सोच लिए आप लोगों ने कि भाई हमने बात की नहीं है, और अगर कुछ ऐसा होता है तो हम तो कहेंगे हमने संकल्प पत्र में कुछ ऐसा नहीं कहा था। युवाओं की बात की जाए, अगर बात कर लें हम, देखिए फिर से महंगाई की बात पे आ रहे हैं क्योंकि महिलाओं ने ये बात उठाई। बात की जाए अगर यहाँ पर अगर हम बात कर लें शिक्षा, सुरक्षा या स्वास्थ्य की बात कर लें तो ये बात भी नहीं की गई। आपने कहा था कि भाई हर एक सांसद एक गांव गोद लेगा, आज अब उन सांसद के गांव की भी कोई चर्चा नहीं की गई। तो कहीं ना कहीं अब आप लोग भी इससे बचते नज़र आए हैं, ताकि अगर आप लोग आते हैं, सत्ता आती है एनडीए की, तो आप लोग कह सके भाई हमारे घोषणा पत्र में ऐसा कुछ था ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं आप, बताइए। मतलब एक ही चीज को क्यों रिपीट करते रहे हैं हम। पहली बात आपने कहा स्वास्थ्य में जब हमारी सरकार 10 साल पहले सरकार के पूरे देश में कितने एम्स हुआ करते थे, कितने हॉस्पिटल हुआ करती थी, आज कितने एम्स हैं और कितने हॉस्पिटल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह डेवलप हुआ है। तो क्या मैं यही एक ही चीज बार बार रिपीट करता रहूं? इस पे जब लगातार काम हो रहा है, स्वास्थ्य के दिशा में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार अच्छा बेहतर काम हो रहा है, उसे फिर से दोबारा घोषणा पत्र में क्यों हम शामिल करें, जब एक विषय हमने पूरा कर दिया और उसको आगे कर रहे हैं, वो चल रहा है, इसलिए हमने उसको शामिल नहीं किया इसमें। ठीक है। दूसरा आइए, आपने कहा महंगाई, मैंने पहले भी कहा कि महंगाई कोई विषय नहीं है। आप तुलना करते हैं तो 10 साल पहले, 2014 से पहले और 2014 के बाद आज लोगों की आमदनी किस हिसाब से है, 2014 के पहले लोगों की आमदनी क्या थी, उसके अकॉर्डिंग आज महंगाई कितनी बढ़ी है, थोड़ा कैलकुलेशन करके आप दिखाइए और बताइए। उस समय अगर किसी को 10,000 रुपए मिलते थे और सिलेंडर 400 रुपए का मिलता था, आज उस व्यक्ति को 50,000 रुपए मिलते हैं और सिलेंडर 800 रुपए का मिल रहा है, तो कहाँ महंगाई है भैया। उसके बाद आपने एक और क्या सवाल किया था, थोड़ा सा बीच में रोजगार निकल गया। रोजगार, अब रोजगार की बात कर रहे हैं, आपने नौकरी बोला। नौकरी क्या सरकारी नौकरी ही केवल रोजगार होता है क्या? आप 2 करोड़ रोजगार की बात बोलते हैं, हमने हर साल 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है, और इसका पूरा डाटा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं। आप क्या सोच रहे हैं, मुद्रा योजना के तहत जितने लोगों को लोन दिया गया उससे उन्होंने रोजगार शुरू किया, तो अपना तो उन्होंने किया ही, साथ में 4 लोगों को और उसके अंतर्गत रोजगार दिया, तो क्या यह रोजगार नहीं है क्या? और जो भी केंद्र सरकार की जो रोजगार परक योजनाएं हैं, उन योजनाओं के तहत जो लाखों करोड़ों लोग इस देश में रोजगार प्राप्त किए हैं, उसके अलावा जो कई सारी कंपनियां इस देश में आई हैं, उन कंपनियों में जिनको रोजगार मिला है, क्या ये रोजगार नहीं है क्या? रोजगार का मतलब क्या सिर्फ सरकारी नौकरी होती है? आप एक बार पूरा देश का डाटा सर्वे करके उठा कर देखिए ना कि हमने पिछले 10 साल में कितना रोजगार दिया। पाठक जी, आप लोगों ने ही कहा था, हम लोगों ने नहीं कहा था। और दूसरी चीज, बात जब कांग्रेस करती है मनरेगा की कि हमने मनरेगा लेकर आए, ठीक है, उसमें भी रोजगार ही मिला, मजदूरों को रोजगार भी तो मिला ना, पैसा मिलता था, मजदूरों को रोजगार मिलता था, ठीक है कि नहीं मिलता था, उसमें भी मजदूर रोजगार करते थे। ऐसे कई कांग्रेस की योजनाएं हैं, अगर उसको देखा जाए तो वहाँ पर भी यही था। आप बात करते हैं आज सिलेंडर की, आप कह रहे उस समय था, तब स्मृति ईरानी क्यों सिलेंडर अपने खोपड़ी पर रखकर चलती थी भाई? उस समय क्यों रखकर चलती? तब वो आपको महंगाई लगती थी।
और आज आपको महंगाई नहीं लग रही। आप कह रहे हैं, सुनिए मेरी बात तो सुन लीजिए पाठक जी, अब सवाल सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, सुन लीजिए सर, अब सुन लीजिए ना, आप प्रति व्यक्ति आय की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अगर आप बात कर ले आप प्रति व्यक्ति आय की, सरकारी नौकरी के चाहे राज्य सरकार का कोई बंदा हो जो सरकारी नौकरी कर रहा है और जो केंद्र सरकार का, उसको छोड़िए आप, प्राइवेट सेक्टर में आज भी लोग 10,000 की नौकरी करते हैं, 15,000 की नौकरी करते हैं। कितने नाम आपको गिना दें हम? हाँ, कई लोग हैं जो मजदूर दिन दिन में कमा नहीं पाते हैं। कितने नाम सर आपको गिना दें? चलिए आप हमारे साथ चलिए, हम आपको दिखा देंगे। आप उनसे पूछिए, उनकी थाली तो सुनी रह जाती है ना। आप गरीब की बात करते हैं, जब गरीब की बात होती है तो गरीबों के बारे में सोचना भी पड़ता है कि गरीबों को हम क्या दे रहे हैं। ठीक है, आप मुफ्त राशन दे रहे हैं, एक अच्छी, आप लोग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जब विपक्ष सवाल उठाता है कि आप राशन दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उन्हीं घर के लोगों को रोजगार में क्या मिल रहा है वो भी बता दीजिए। तो यही चीज़ें जो मुद्दा है, यही ये हम लोग नहीं उठा रहे हैं। पेपर लीक का मामला चल रहा है, कई राज्यों में पेपर लीक हुए हैं, ऐसे में कई युवा परेशान हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विपक्षी पार्टियों के ही जहाँ जहाँ पर सरकार है वहाँ पर पेपर लीक हुए हैं, जहाँ जहाँ आपकी सरकार है, आपके लोग बीजेपी की सरकार है, वहाँ भी पेपर लीक हुए हैं। तो बच्चे परेशान हैं सर, हमें उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। सिर्फ हवा हवा में बात करना नहीं होगा कि हमने मुद्रा लोन दे दिया। लोन देते हैं तो क्या लोन का आप पैसा नहीं लेते हैं? फ्री में लोन दे रहे हैं, बताइए पाठक जी। क्यों उस पे लोन देते हैं? तो उससे रोजगार करने के लिए लोन पैसा देते हैं, तो आप पैसे पर जो लोन देते हैं उस पर परसेंटेज लेते हैं कि नहीं लेते हैं, ये बताइए। परसेंटेज लेते हैं तो वो ब्याज का जो प्रतिशत होता है वो कितना होता है? जितना भी हो लेते हैं ना, लेते हैं ना सर, आप सब्सिडी भी तो होती है ना, आप लेते हैं ना। हाँ, तो क्या आपको क्या लगता है कि इस देश का जो 140 करोड़ की आबादी है, हाँ, क्या कभी भी कोई भी देश किसी की भी सरकार हो, क्या 140 करोड़ की आबादी को सरकारी नौकरी दी जा सकती है क्या? बिल्कुल नहीं दी जा सकती है, बिल्कुल नहीं दी जा सकती है। कौन कह रहा है दी जा सकती है? बिल्कुल नहीं दी जा सकती है। हाँ, बिल्कुल नहीं दी जा सकती है। हाँ। तो ये कहीं ना कहीं तो यही तो है सर, यही तो बात है, इसी चीज को तो समझाना है। हाँ। अब यही चीज तो आप लोग या तो फिर क्या नाम है, जब आने से पहले तमाम तरह के वादे किए जाते थे, 2 करोड़ नौकरियां हम देंगे, ये हम लोग नहीं कहते थे, ये पीएम नरेंद्र मोदी ने ये बात कही थी, तो ये हमने नहीं कहा है। तो जब देंगे तो फिर उस चीज को आप वादा पूरा कीजिए। आप कह रहे हैं कि हमने, ठीक है, अच्छी बात है, मुद्रा लोन आपने दिया, बड़ी अच्छी स्कीम निकाली, लोग रोजगार कर रहे हैं, ये एक अलग चीज है। लेकिन जब आप नौकरी की बात करते हैं तो यानी नौकरी का माने नौकरी अगर आप कह रहे हैं कि भाई अगर आप कहते नहीं हम मुद्रा लोन के जरिए लोगों को करेंगे, तब तो एक अलग बात होती ना। यहाँ पर बातें हवा में नहीं होनी चाहिए। आप लोग एक बड़ी पार्टी है। हमने रोजगार की बात की थी, नौकरी 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे तो 2 करोड़ लोग को नौकरी हर साल केंद्र में जितनी भी जगह होती हैं जो नौकरी की जगह है, उनमें कौन सा ऐसा विभाग है जिसमें ठीक है पाठक जी, 1 मिनट रोकना चाहेंगे सर आते हैं आपके पास। पाठक जी आपको रोक। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल